बेटा इस लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक से रिलेटेड पंजाब के 9 बोर्ड्स में पिछले 14 सालों में जितनी एमसीक्यूज पूछी गई हैं उनको सॉल्व करने हैं और इसके साथ ही एंड पर एक दो एमसीक्यूज एमडी कैट के भी हल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं एमसीक्यू सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहली एमसीक्यू है इसके अंदर, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट, और ये एमसीक्यू अब तक 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई है, जबकि इस साल फैसलाबाद बोर्ड में पूछी गई। तो फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, तो चार्ली ऑप्शन हमारा टिक होगा। सेकंड एमसीक्यू है, इफ अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब लफ्ज स्टैटिक का मतलब है रेस्ट में होना, तो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में होगी। तो ये एमसीक्यू भी 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई और हम इसका बेटा ऑप्शन टिक करेंगे कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तब होगी जब बॉडी रेस्ट में होगी, और डायनामिक इक्विलिब्रियम में तब होगी जब बॉडी मोशन में होगी। उसके बाद थर्ड एमसीक्यू है कि अ बॉडी विल बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर आपको याद हो तो पिछले आर्टिकल में हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को पढ़ाते हुए कि अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो तो ट्रांसलेशनल मोशन होगी, अगर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो तो रोटेशनल मोशन होगी। तो यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन का जिक्र है तो हम समेशन F इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अगर यहाँ लिखता कि बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो तब हम यहाँ समेशन टाउ इज इक्वल टू 0 को टिक करते। तो ये भी बोर्ड में 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में एमसीक्यू पूछी गई है। नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू, वो कह रहे हैं कि मिनिमम कोप्लेनर। अब लफ्ज है कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब है एक प्लेन पर कम से कम कितनी फोर्सेस एक्ट करें और हों भी अनइक्वल कि उसमें इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस कर सके। तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोप्लेनर है, इसमें एक फोर्स में यहाँ पर एक्ट करा देता हूँ, लेट्स सपोज है जी ये 2 न्यूटन, एक फोर्स में इसके साथ और एक्ट करा देता हूँ, लेट्स सपोज हुआ है जी 3 न्यूटन। अब मैं इसको इक्विलिब्रियम लेके आना चाह रहा हूँ तो तीसरी फोर्स मैं उसके अपोजिट प्रोड्यूस करूंगा और वो इसको बैलेंस तब कर पाएगी जब वो 5 न्यूटन होगी। तो ये एक साइड से 5 न्यूटन फोर्स और दूसरी साइड से 2 हमने फोर्स लगाई, एक 2 न्यूटन और एक 3 न्यूटन, इनका सम भी 5 न्यूटन है। तो अगर हम इनको देखें तो ये कौन सी कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन हो गई। तो पता लगा कि किसी भी प्लेन पर टोटल 3 फोर्सेस एक्ट करती हैं जो कि उसको बैलेंस कंडीशन में लेके आती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं कि अ पैराट्रोपर मूव्स डाउनवर्ड विद, हमें पता है कि जब एक पैराट्रोपर नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन vf माइनस वी आई अपॉन टी फार्मूले में पुट करें, v माइनस वी अपॉन टी, आंसर विल बी 0। तो पता लगा कि पैराट्रोपर ऊपर से नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है और उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है, तो हम इसका अल्फा ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि इफ T1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेट इन दिस फिगर। इस फिगर में 2 टेंशन एक्ट कर रही हैं, ये उसने कहा कि 10 न्यूटन है और T2 उसने कहा जी 20 न्यूटन है, और पूछना ये चाह रहे कि बताएं कितना वेट इसके साथ हैंग किया गया है। T1 60 डिग्री एंगल बना रही है, T2 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस जरा चेक करें तो एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो ये कंडीशन नहीं लग सकती। उसके बाद वाई के अलोंग चेक करें तो पता लगा वाई के अलोंग 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी, T1 पॉजिटिव वाई एक्सिस में, T2 पॉजिटिव वाई एक्सिस में और W नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो नेगेटिव वाई एक्सिस में। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव लेते हैं। तो हम इनको सम कर रहे हैं, अपवर्ड फोर्सेस में T1 भी पॉजिटिव आ गया और उसके बाद प्लस T2 भी हमारे पास पॉजिटिव आ गया, प्लस W हमने लेना है माइनस के साइन के साथ विच इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। तो अब ये T1 की जगह चूंकि एंगल है तो एंगल की फॉर्म में y कंपोनेंट T का लगाएंगे, वो होगा T1 साइन θ1 प्लस T2 साइन θ2 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और ये W आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने वेट फाइंड करना है, तो वेट को इधर शिफ्ट करें, बाकी पैरामीटर की जगह वैल्यूज पुट करें। T1 की जगह आएगा 10 और साइन एंगल आ जाएगा 60 डिग्री, प्लस T2 की जगह आ जाएगा 20 और साइन यहाँ पर एंगल आ जाएगा जी 30 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस का W इधर आके प्लस का हो जाएगा। इसको मजीद सॉल्व कर रहे हैं, 10 साइन 60 डिग्री होता है 0.866 प्लस 20 और साइन 30 डिग्री होता है 0.5 को हम
5/10 भी लिख सकते हैं, या 1/2 भी लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू W आ गया। ओके, अब 10 को 0.866 से मल्टीप्लाई करें, 8.66 आ जाएगा, प्लस 0 से 0 कैंसिल, 5 टू द 10 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू W। अब 10 प्लस 8.66 ये मिलेगा 18.66 न्यूटन वेट आ जाएगा, यानी वेट की वैल्यू 18.66 न्यूटन होगी। तो 18.66 न्यूटन चार्ली ऑप्शन है, इसके चार्ली ऑप्शन टिक करेंगे। और ये सरगोदा बोर्ड में 2023 में फर्स्ट टाइम में MCQ आई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड कंडीशन, तो पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट कंडीशन होगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन होगी तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ टिक कर देंगे, यानी कि ये सेकंड कंडीशन की बात हो रही है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद नेक्स्ट, फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, किसी बॉडी को कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में तब आ सकती है जब दोनों कंडीशन फर्स्ट भी और सेकंड भी सेटिस्फाई हो। तो हम इसमें फर्स्ट कंडीशन का मतलब है समेशन F भी 0 और समेशन टाउ भी 0 हो, तब ये डेल्टा ऑप्शन हमारा टिक हो गया। और ये MCQ इस साल 2024 में भी फर्स्ट टाइम आई हुई है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट MCQ के फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में बॉडी कब आएगी? जब या तो फोर्स 0 हो, या लीनियर एक्सलेरेशन 0 हो, या टार्क 0 हो, या एंगुलर एक्सलेरेशन 0 होना चाहिए। तो इस तरह भी MCQ पूछ सकते हैं, समेशन F 0, समेशन टाउ 0, या लीनियर एक्सलेरेशन भी 0 हो और अल्फा एक्सलेरेशन भी 0 हो, तब ही ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद लास्ट MCQ है, और ये MD कैट के हवाले से है, 2014 में आई हुई थी। बड़ी सिंपल MCQ, वो कहता है कि ये हमारे पास एक प्लेन है, या एक यूँ समझ लें मीटर रॉड है, इसके एक पॉइंट O पर 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, और एक पॉइंट P है जहाँ 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो इसकी टोटल जो डिस्टेंस है, यानी टोटल रॉड की जो लंबाई है, वो 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 100/100, आंसर मिलेगा 1 मीटर। तो टोटल लंबाई इसकी क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर में से उसने ये भी कह दिया कि इस रॉड को जो सस्पेंड किया गया है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट पर सस्पेंड किया गया, मतलब ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा रॉड के सेंटर पे होती है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि टोटल 1 मीटर था, तो ये डिस्टेंस 0.5 मीटर होगा, जबकि इसके इस तरफ भी ये जो डिस्टेंस है ये भी 0.5 मीटर डिस्टेंस होगा। हाँ जी, क्लियर। अब सवाल क्या कर रहे हैं? सवाल ये कर रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी। वो कह रहे हैं कि पी की पोजीशन फाइंड करके दें कि पी कितने डिस्टेंस पर मौजूद है यहाँ से। ठीक है, यानी पी को हमने फाइंड करना है। तो अब पी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये देख लें, इसको हम मान लें एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके ऊपर ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद ये जो ओ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस है, ये हमारे पास 0.5 है, जिसको मैं लेट्स सपोज x1 कह देता हूँ। ये हमें नोन डिस्टेंस है 0.5 मीटर। ओके, उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले पॉइंट से पॉइंट P तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये मालूम करना है। कोई भी बॉडी बैलेंस कब हो सकती है? जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो। 5 न्यूटन फोर्स को देखें तो ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। 10 न्यूटन जो वेट है या फोर्स है, ये इसको क्लॉकवाइज टार्क घुमाने की कोशिश करेगी, और ये तब ही बैलेंस होंगे जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। अब एंटी क्लॉकवाइज टार्क में देखें, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दरमियानी डिस्टेंस है मूवमेंट आर्म। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म, यहाँ पर है यहाँ से O से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक, जिसको मैंने x1 से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x1 विच इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क में फोर्स क्या है? 10 न्यूटन। तो हम यहाँ लिख रहे हैं जी फोर्स जो कि क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रही है, और ये वो फोर्स है जो एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा कर रही है। मल्टीप्लाई मूवमेंट आर्म, जरा चेक करें तो मूवमेंट आर्म कैसे निकालें? हमें इस वैल्यू का पता ही नहीं है, अननोन वैल्यू है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं कह देता हूँ कि ये जो हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास ये हमारे पास मैं कह देता हूँ टोटल डिस्टेंस है x2। ओके, और अगर मैं ये दरमियानी डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहा हूँ तो कैसे ये दरमियानी डिस्टेंस मिलेगा? टोटल है x2, तो x2 में से ये अगर मैं
0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर माइनस कर दूं तो मुझे जो रिमेनिंग पोर्शन है ये मिल जाएगा। ओके, तो मैंने इसको मान लिया जी कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये x2 माइनस ये 0.5 मीटर जो कि x1 के बराबर है ये कर लिया। ओके, अब F1 कितना है 5 न्यूटन मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर विच इज इक्वल टू ये क्लॉक पर स्टार के F2 10 न्यूटन है 10 मल्टीप्लाई x2 कर देंगे माइनस ये 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 मल्टीप्लाई 0.5 को 5/10 भी लिखा जा सकता है तो ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, तो अब 5 मल्टीप्लाई 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 10x2 माइनस 5 आ गया। ओके, अब ये है 25/10 तो यहाँ से मिलेगा 2.5 विच इज इक्वल टू ये माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5 हो जाएगा तो +5 विच इज इक्वल टू 10x2। ओके, तो 2.5 + 5 ये मिलेगा 7.5 विच इज इक्वल टू और 10 जब नीचे शिफ्ट करेंगे ये आ जाएगा x2 विच इज इक्वल टू ये 10 से डिवाइड करें 0.75 आ जाएगा मीटर में। अब हमारे जो ऑप्शन गिवन है वो मीटर में नहीं है बल्कि सेंटीमीटर में है। ओके, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर जवाब मिलेगा 75 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा 75 वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन ये टिक करेंगे। ओके, तो ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो आगे हमने अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक को डिस्कस करना है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।